ठीक है बच्चों, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो नया टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम पढ़ते क्यों हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल हम पढ़ते हैं कि कोई भी मटेरियल का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में बिहेवियर कैसा होगा, इसकी स्टडी करने के लिए हम जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ते हैं। किसी भी मटेरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में बिहेवियर कैसा होगा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस या इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड या ऐसी कोई भी चीज़, तो उस बिहेवियर के अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल डाइपोल। बेसिकली इलेक्ट्रिकल डाइपोल होता क्या है कि जैसे आपको पता है कि मटेरियल जो है सारे मटेरियल मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बना होता है, या फिर जो भी एटम है या फिर जो भी मॉलिक्यूल है उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो एक उसका पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है, एक नेगेटिवली चार्ज सेंटर होता है। हर एक मॉलिक्यूल की बात कर लीजिए तो उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो अगर उन सारे प्रोटॉन का एक सेंटर बनाया जाए तो एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर मिलेगा, और उन इलेक्ट्रॉन्स का एक सेंटर बनाया जाए तो एक नेगेटिवली चार्ज सेंटर मिलेगा। तो इस तरीके के जो है मॉलिक्यूल का जो ये अरेंजमेंट है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये दोनों चार्जेस इक्वल अमाउंट के होते हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इनके बीच की सेपरेशन बहुत ही स्मॉल होती है। तो ऐसे किसी अरेंजमेंट को तो उसी की स्टडी करने के लिए पढ़ रहे हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम दिया। तो ऐसे किसी अरेंजमेंट को जिसमें दो इक्वल चार्ज हो, जैसा कि मॉलिक्यूल के अंदर होगा एक पॉजिटिवली जो चार्ज पार्टिकल है मतलब प्रोटॉन्स है उनका सेंटर, और एक जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन्स है उनका सेंटर। चूँकि ये मॉलिक्यूल के अंदर की बात है तो उनके बीच की सेपरेशन बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगी। तो एक ऐसा अरेंजमेंट है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट in which two charges of equal magnitude जैसा कि मॉलिक्यूल के अंदर होता है, equal magnitude but opposite nature separated by a small distance। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको मॉलिक्यूल ही समझिए। तो क्या होता है कि एक अरेंजमेंट जिसमें इस अरेंजमेंट में क्या होता है, दो चार्जेस होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस होते हैं, ऑपोजिट नेचर के चार्जेस होते हैं, और बहुत ही पास रखे होते हैं। ठीक है, ऐसे अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अब आप मॉलिक्यूल को कंसीडर करिए तो मॉलिक्यूल में क्या होगा, प्रोटॉन्स होंगे जो उनका एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका एक नेगेटिवली चार्ज सेंटर होगा। चूँकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रहेंगे तो जो चार्ज का अमाउंट होगा वो भी इक्वल होगा। और चूँकि मॉलिक्यूल की बात करें तो सेपरेशन बहुत स्मॉल होगी। तो ऐसे किसी भी अरेंजमेंट को जिसमें दो इक्वल चार्ज हों और ऑपोजिट नेचर के चार्ज हों और बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस सेपरेटेड हों, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेसिकली ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होंगे, दो चीज़ होगी, दो चार्ज पार्टिकल होंगे, एक माइनस क्यू का चार्ज, एक प्लस क्यू का चार्ज, और बहुत ही स्मॉल सेपरेशन होगी। ये स्मॉल सेपरेशन। ठीक है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो लाइन है नेगेटिव चार्ज से ज्वाइन करने वाली, पॉजिटिव चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। और ये जो वेक्टर है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होता है, ये जो वेक्टर है नेगेटिव चार्ज से पॉइंट, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। डाइपोल मोमेंट जो है इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइंड है? डाइपोल मोमेंट को हम डिफाइन करते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो चार्ज हो गया Q
और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस ए हो गया तो Q इंटू ए लिखते हैं ऐसा डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन मैं अभी बताया, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर में डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका अमाउंट हो गया कितना, चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, एंड डायरेक्शन हुई कितना, डायरेक्शन इज नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है ये है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल हो गया नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसको बोलते हैं डायरेक्शन। जैसे इस केस में हमारा ये डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट की। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड है, बहुत सिंपल है, जितना भी चार्ज होगा उस चार्ज की वैल्यू इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो भी वेक्टर है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो भी वेक्टर है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर। तो डायपोल मोमेंट हमने डिफाइन किया। डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होती है अलोंग एक्सिस ऑफ डायपोल और नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन। ठीक है, और भी चीज़ है, डायपोल अगर है तो नेट चार्ज ऑन डायपोल हर समय ज़ीरो होगा, आपको याद रखना है। नेट चार्ज क्या होगा डायपोल पे, नेट चार्ज ऑन डायपोल इज ज़ीरो, डायपोल इज ज़ीरो। तो नेट चार्ज डायपोल पे टोटल चार्ज होगा ज़ीरो, टोटल चार्ज डायपोल का होगा ज़ीरो। और जो सेपरेशन किसी भी पॉइंट की अगर जो मेजरमेंट होगी तो मेजरमेंट हम करते हैं सेंटर ऑफ डायपोल से, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ डायपोल। जो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसका जो मिड पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंटर। तो ऑल मेजरमेंट इज डन फ्रॉम सेंटर। तो जितनी भी डिस्टेंस ली जाएगी तो ऑल मेजरमेंट इज डन फ्रॉम सेंटर। तो सारी जितनी भी मेजरमेंट ली जाएगी, भाई डायपोल से कितना दूर है, अब कह रहे हैं डायपोल से 2 मीटर दूर कोई पॉइंट है, तो डायपोल के से 2 मीटर दूर कोई पॉइंट है, इसका मतलब डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करनी है, न ये वाले चार्ज से न ये वाले चार्ज से, सेंटर से मेज़र करनी है। तो ऑल मेजरमेंट इज डन फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल, सेंटर ऑफ डायपोल। तो डायपोल के सेंटर से सारी आपको मेजरमेंट करनी है। ठीक है, डायपोल पे नेट चार्ज ज़ीरो होता है। डायपोल का डायपोल मोमेंट कैसे डिफाइन है वो बता रहा है। डायपोल का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का एक कॉम्बिनेशन जो इक्वल अमाउंट के चार्ज हो और जिनके बीच की सेपरेशन बहुत स्मॉल हो, इस अरेंजमेंट को डायपोल बोलते हैं। ठीक है, ऑल मेजरमेंट इज डन फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, कभी कभी ऐसा डायपोल ऐसे बना के दे रहे हैं तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायपोल है। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन डायपोल का ऐसा होगा, ऐसा लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे डायपोल है। ठीक है, तो ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायपोल। ठीक है, तो कहीं पर भी P बना के एरो बना देंगे तो डायपोल है। ये जो एरो है ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। इसका मतलब क्या हो, नेगेटिव चार्ज इधर है, पॉजिटिव चार्ज इधर है, बहुत स्मॉल सेपरेशन है, तो ऐसे अरेंजमेंट को डायपोल बोलते हैं। अब तो बहुत सिंपल है दो चार्ज के अरेंजमेंट को। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है भाई इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट क्या है, तो सिस्टम जो भी होगा उस पर नेट चार्ज क्या होगा, सिस्टम जो भी होगा उस पर नेट चार्ज ज़ीरो होगा, क्योंकि डायपोल पर नेट चार्ज हर समय क्या होता है, ज़ीरो होता है। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास सिस्टम है जिसका डायपोल मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कोई सिस्टम है जिसका डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। जैसे कोई सिस्टम है, इसका डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो नेट चार्ज डायपोल पे ज़ीरो होता है। लेट सपोज हमें कहा जाए कि भाई एक सिस्टम है, 3 चार्ज पार्टिकल का एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करिए। फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो इस पर माइनस मान लेते हैं, माइनस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है और इस पर प्लस 2q चार्ज है। ठीक है, तो अगर आप इस सिस्टम का पूछा जाए फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, फाइंड डायपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, डायपोल मोमेंट ऑफ अरेंजमेंट या सिस्टम, इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट क्या है,
तो आपको ध्यान रखना है डायपोल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे रखें जिसकी साइड लेंथ ए है। तो आपको ध्यान रखना है डायपोल पे नेट चार्ज क्या होता है, 0। तो ये बेसिकली एक डायपोल ना होके दो डायपोल का कॉम्बिनेशन है। इसमें नेट चार्ज तो 0 है। तो डायपोल होता क्या है, एक अरेंजमेंट जिसमें इक्वल अमाउंट के चार्ज और ऑपोजिट नेचर के चार्ज होते हैं। तो बेसिकली ये एक डायपोल ना होके ये दो डायपोल का कॉम्बिनेशन है। तो +2q को हम एक अगर इसके साथ मर्ज कर दें कि भाई ये +q और ये -q एक डायपोल बना रहा है, और ये -q और ये +q एक डायपोल बना रहा है। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर क्या होता है, तो आपको पता है डायपोल मोमेंट वेक्टर का जो अमाउंट होता है चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। अगर इस डायपोल की बात करें तो चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, तो इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। बताइए पहले, डायपोल मोमेंट वेक्टर नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलाउंग होता है। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलाउंग होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P = चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो उन दो डायपोल में से एक का डायपोल मोमेंट हमने लिख लिया। दूसरा डायपोल ये हो गया -q और +q का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी एक डायपोल हो गया। ठीक है, तो इसका डायपोल मोमेंट चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस एंड डायरेक्शन इज लाइन ज्वाइनिंग नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये दूसरा डायपोल का डायपोल मोमेंट हो गया q × a। चूँकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बीच में से जाएगा। तो इस अरेंजमेंट का नेट डायपोल मोमेंट हो जाएगा QA। दो इक्वल वेक्टर है, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो QA√3। तो ये नेट डायपोल मोमेंट वेक्टर इस अरेंजमेंट का होगा। ठीक है, ऐसे डिफरेंट अरेंजमेंट आपको और दिए जा सकते हैं, उनका डायपोल मोमेंट निकालना है। जैसे मान लीजिए कि फाइंड डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम जिसमें 4 चार्ज पार्टिकल है। जैसे आपसे कहा था कि भाई एक ऐसा डायपोल मोमेंट एक सिस्टम का बताइए जिसमें 4 चार्ज पार्टिकल है। तो एक चार्ज पार्टिकल मान लीजिए Q यहाँ पर है, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल मान लीजिए Q यहाँ पर है, एक चार्ज पार्टिकल मान लीजिए Q यहाँ पर है, और एक चार्ज पार्टिकल मान लीजिए -3q यहाँ पर है। तो ये सेपरेशन सबकी a सेपरेशन है। इस अरेंजमेंट का डायपोल मोमेंट बताइए। तो इस अरेंजमेंट में टोटल चार्ज क्या है, तो टोटल चार्ज आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 3q+ का और 3q- का टोटल चार्ज 0 है। तो ये एक अरेंजमेंट डायपोल की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसमें कितने डायपोल है, तो इस -3q को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, -q और -q। तो एक -q और +q इसके साथ डायपोल बना लेगा। ठीक है, तो एक -q उसके साथ आ जाएगा, एक -q इसके साथ बना के ये डायपोल बना लेगा, और एक -q इसके साथ आके ये डायपोल बना लेगा। ठीक है, तो 3 हमारे डायपोल बन जाएंगे। और अगर इस अरेंजमेंट का डायपोल मोमेंट लिखना है तो ऐसे 3, इसको हमने 3q को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, -q का इसके साथ दे दिया, -q उसके साथ दे दिया, -q उसके साथ दे दिया, -q उसके साथ दे दिया। तो 3 डायपोल बन गए। डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल का डायपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो अगर ये a है, ये a है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a√2। तो a√2 ये डिस्टेंस हो गई। इसका मतलब यहाँ का डायपोल मोमेंट q × a√2, और डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग। तो नेगेटिव चार्ज ये है, पॉजिटिव चार्ज ये है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये है, इसके लॉन्ग डायरेक्शन होगी। ठीक है, अगर इसका डायपोल मोमेंट देखें तो इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा, इसका डायपोल मोमेंट होगा q और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो ये चार्ज और ये चार्ज, इनके बीच की सेपरेशन a है, क्योंकि हमने ये a लिया है, ये a लिया है, ये a लिया है। तो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस a है, q × a, और डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग, तो q है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें तो अगेन ये a है, ये a है, तो ये डिस्टेंस a√2 हो जाएगी, a√2 हो जाएगी। तो इस तीसरे डायपोल का जो डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, और डायपोल मोमेंट का अमाउंट कितना होगा, qa√2। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट का 3 डायपोल मोमेंट वेक्टर आ रहा है, मतलब 3 आ रहा है, 3 वेक्टर आ रहा है। इन तीनों का जो एडिशन होगा, नेट रिजल्टेंट होगा, वही अरेंजमेंट का डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा। अब इसको अगर ये a है, ये a है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कितना होगा, 45 डिग्री होगा। ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। तो इसके 2 कॉम्पोनेंट आएंगे। तो इस डायपोल मोमेंट का एक कॉम्पोनेंट आ जाएगा कितना, qa√2 cos 45, मतलब qa, और इधर एक कॉम्पोनेंट आ जाएगा कितना, qa। सिमिलरली इस डायपोल का भी एक कॉम्पोनेंट आ जाएगा इधर कितना, qa√2 cos 45, और इधर एक कॉम्पोनेंट आ जाएगा qa। तो नेट दिख रहा है कि ये वाला इस वाले से कैंसिल हो जाएगा और ये तीनों जुड़ जाएंगे। तो इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट होगा कितना, इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट P सिस्टम, इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट वेक्टर इज इक्वल टू कितना, q × a 3 टाइम्स, और डायरेक्शन होगी नीचे की ओर। तो डायरेक्शन होगी नीचे की ओर।
तो इस तरीके से डायपोल मोमेंट किसी सिस्टम का डायपोल मोमेंट वेक्टर निकालते हैं। और भी सवाल है हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए एक हॉलो स्फीयर है, तो इस अरेंजमेंट का डायपोल मोमेंट बताइए। तो एक हॉलो स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर पे हमने, ये एक हॉलो स्फीयर है आर रेडियस का, इसका जो, या फिर एक रिंग है, इस रिंग पे जो डेंसिटी है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, रिंग नॉन यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है, रिंग विथ नॉन यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी, नॉन यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी given as lambda is equal to lambda naught cos theta, where theta is angle from x-axis. Theta is angle from x-axis, तो theta x-axis एंगल है, lambda is equal to lambda naught cos theta। x-axis क्या है? x-axis ये है, तो ये x-axis है, और ये जो रिंग है, इस रिंग की रेडियस क्या है? रेडियस इज r, तो इस रिंग की रेडियस जो है वो है r, तो रेडियस ऑफ रिंग इज r, रेडियस इज इक्वल टू r। हमें बताना क्या है? हमें बताना है फाइंड डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, फाइंड डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम। तो इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट हमें निकालना है, ठीक है। तो इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी वैरी कर रही है, ठीक है। कॉस थीटा का थोड़ा आपको पता होगा कि कॉस थीटा पहले क्वाड्रेंट पे और फोर्थ क्वाड्रेंट पे, मतलब 0 से 90 और 0 से -90 तक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट पे मतलब 90 to 180 एंड -90 to -180, दोनों एक ही पॉइंट है, 180 चाहे -180 तक निगेटिव होगा। इसका मतलब इधर वाले सारे चार्ज क्या है? पॉजिटिव है, इधर वाले सारे चार्ज पॉजिटिव है और इधर वाले सारे चार्ज नेगेटिव है। तो आधा वाला पॉजिटिव है, आधा वाला नेगेटिव है। इधर का सारा अरेंजमेंट क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो इधर का सारा अरेंजमेंट नेगेटिव है। तो इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट बताना है। तो हम क्या करते हैं? एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्टिकल लेते हैं। तो हमने एक छोटा सा एलिमेंट्री पार्टिकल लिया, तो एक थीटा पे डी थीटा विड्थ का एक हमने छोटा सा एलिमेंट लिया, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा कितना? जो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर रेडियस r है तो इसकी लेंथ हो जाएगी कितना? r इंटू डी थीटा, ठीक है, क्योंकि आर्क लेंथ बराबर एंगल इंटू रेडियस। तो छोटा सा एंगल डी थीटा है और रेडियस r है, तो आर्क लेंथ r डी थीटा हो जाएगा। और लीनियर चार्ज डेंसिटी इतना दिया है, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ इतना दिया है, तो इतनी लेंथ पे कितना चार्ज होगा? तो होगा लैम्डा नॉट r कॉस थीटा डी थीटा, तो कॉस थीटा डी थीटा। तो ये इस पे चार्ज है, ठीक है। डायपोल क्या होता है? दो इक्वल चार्ज होने चाहिए, दोनों ऑपोजिट नेचर के होने चाहिए, बहुत स्मॉल सेपरेशन पे होने चाहिए। तो अगर ये वाला चार्ज है तो इसका ऑटोमेटिकली इसका एक ऑपोजिट जो है नेचर का चार्ज यहाँ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, यहाँ पर भी एंगल हमारा, अगर ये थीटा है तो ये डी थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा? डी थीटा। और ये थीटा है, तो जब इधर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये थीटा एंगल है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। इसका मतलब ये, अगर हम इस एलिमेंट पे चार्ज देखें तो इस एलिमेंट की जो लेंथ होगी, अगेन इस एलिमेंट की लेंथ भी कितनी होगी? आर डी थीटा। तो इस एलिमेंट पे अगर चार्ज देखेंगे तो डी क्यू मिलेगा कितना? डी क्यू इज इक्वल टू आर डी थीटा इंटू लैम्डा नॉट कॉस, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल है पाई, और ये थीटा, तो कॉस पाई प्लस थीटा। लेकिन कॉस पाई प्लस थीटा होता है क्या? माइनस कॉस थीटा। इसका मतलब इस पर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा लैम्डा नॉट आर कॉस थीटा डी थीटा। तो दिख रहा है कि दो इक्वल अमाउंट के चार्ज मिल गए और दोनों ऑपोजिट नेचर के चार्ज मिल गए, और दोनों के बीच की सेपरेशन भी दिखाई दे रही है। तो ये जो अकेला सा डायपोल है, ये सिर्फ अकेला जो डायपोल है, इसको अगर हम देखें तो इस डायपोल का डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलावा। इसका मतलब इसका जो डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में। और अगर dp की बात करें कि dp कितना है,
तो इस अकेले एलिमेंट का जो डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा वो dp इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो चार्ज तो आ गया लैम्डा नॉट r cos थीटा d थीटा, और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस तो एक r और एक r, तो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस हो गया 2r। और डायरेक्शन जैसा कि इस फिगर में बनाया गया dp की डायरेक्शन ये होगी, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2 लैम्डा नॉट r स्क्वेयर cos थीटा d थीटा, ये dp हो गया। डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर को ऐड करने के लिए आपको हर समय डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे थीटा वाला कंपोनेंट होगा वैसे ही यहाँ पर एक माइनस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, जैसे थीटा वाला कंपोनेंट होगा वैसे एक यहाँ पर माइनस थीटा वाला कंपोनेंट होगा। इसका मतलब एक इसका सिमेट्रिकली dp और मिलेगा जो इस डायरेक्शन में होगा। देख रहा है कि इन दोनों dp को अगर ऐड करें, इन दोनों dp को ऐड करें तो बेसिकली ऐड क्या होगा, इसका जो कॉस कंपोनेंट होगा या अलोंग एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट होगा वो ऐड होगा, और अलोंग जो वाई एक्सिस कंपोनेंट होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली हमें ऐड क्या करना है, ऐड करना है एक्स के अलोंग कंपोनेंट, क्योंकि हर एक एलिमेंट का जब हम एलिमेंट यहाँ पे लेंगे, जब हम एलिमेंट यहाँ पे लेंगे, जब dp हमारा इधर होगा तो उसका ऑपोजिट dp इधर मिलेगा, ठीक है। जब हमारा dp इधर होगा तो उसका ऑपोजिट dp इधर मिलेगा, ठीक है। तो हर बार दो दो dp मिलेंगे और दोनों dp एक जैसे होंगे, ठीक है। तो dp का जो x कंपोनेंट होगा वो ऐड अप हो जाएगा और जो y कंपोनेंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमें y कंपोनेंट चूंकि कैंसिल हो जा रहा है तो हमें dp का x कंपोनेंट ही ऐड करना है। तो नेट डायपोल मोमेंट अगर लिखें, नेट डायपोल मोमेंट, तो नेट डायपोल मोमेंट होगा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ dp, और कौन सा कंपोनेंट बचेगा, dpx कंपोनेंट बचेगा। तो dpx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लैम्डा नॉट r स्क्वायर cos थीटा d थीटा था, और dpx, या फिर ऐसा लिख लेते हैं पूरा, dpx क्या हो जाएगा, dpx हो जाएगा dpx हो जाएगा dp cos थीटा, ठीक है। ये dp है, ये एंगल थीटा है, तो dp का इधर कंपोनेंट आ जाएगा dp cos थीटा, इधर dp का कंपोनेंट dp cos थीटा, dp का sin थीटा, dp का sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो dp cos थीटा को ऐड करना है। तो अगर यहाँ वैल्यू लिखे तो कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा नॉट r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। और ऐसा इंटीग्रेट करना है कि सारे पूरे रिंग में जितने भी डायपोल है वो सारे कंसीडर हो जाए। तो अगर हम इसको 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट कर दें, तो क्योंकि हर एक डायपोल में हमने इधर वाला साइड और इधर वाला साइड लिया है, ठीक है। तो 0 से लेकर पाई तक इंटीग्रेट कर दें तो नीचे वाले अपने आप कंसीडर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करें, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब फिर हमें ये वाला डायपोल और ये वाला डायपोल एक साथ लिखना है। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसका मतलब जब हमने एक बार लिखा है तो ये और ये ऑटोमेटिकली कंसीडर हो गए, समझ में आ रही बात, ये और ये ऑटोमेटिकली कंसीडर हो गए। इसका मतलब जब हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ठीक है, तो इधर से इधर तक के डायपोल भी कंसीडर हो जाएंगे, समझ में आ रही बात। यहाँ से यहाँ तक जाने का मतलब ये चार्ज कंसीडर हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग जो नेगेटिव चार्ज है ये चार्ज कंसीडर हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जाने का मतलब ये पूरा चार्ज कंसीडर हो गया, और इसके ऑपोजिट जो नेगेटिव चार्ज ये पूरा चार्ज कंसीडर हो गया। इसका मतलब पूरा कंसीडर हो गया। उसका मतलब अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें लिमिट की वैल्यू रखनी चाहिए कितना, 0 से π/2। लेकिन अभी हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो ये पूरा डायपोल यहाँ से यहाँ तक पूरा डायपोल हमें लिखना है। तो इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए कहाँ से, 0 से लेके पाई तक, ठीक है। तो ये p की वैल्यू है 0 से लेके पाई तक। अगर p कैलकुलेट करें तो जो कांस्टेंट चीज़ है उसको बाहर लिख लीजिए, 2 लैम्डा नॉट r स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा d थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं cos 2 थीटा प्लस 1/2, ठीक है। इसका cos स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा प्लस 1/2 ऐसा लिख सकते हैं, का इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक इंटू d थीटा। ये हमने किसको ब्रेक कर दिया, cos स्क्वायर थीटा को। आपको बताइए cos 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू कितना, cos स्क्वायर थीटा। तो इंटीग्रेशन करने के पर्पज से आपको याद होगा जब भी cos स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो cos 2 थीटा के टर्म्स में इसको ब्रेक करते हैं। तो हमने cos 2 थीटा के टर्म में ब्रेक कर दिया। तो cos 2 थीटा के टर्म में ब्रेक कर दिया, इधर लिख लेते हैं। तो cos 2 थीटा के टर्म में हमने इसे ब्रेक कर दिया। तो वैल्यू क्या आई, p इज इक्वल टू कितना, उसको cos 2 थीटा के टर्म में ब्रेक किया, 2 लैम्डा नॉट r स्क्वेयर और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2
डी थीटा, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया लैम्डा नॉट आर स्क्वायर, लैम्डा नॉट आर स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया थीटा, और कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन हो गया कितना साइन 2 थीटा बाई 2। इसमें लिमिट पुट कर दी 0 से लेके पाई तक। तो आप लिमिट पुट करिए, तो इस वाले में जब लिमिट पुट करेंगे, ये लिमिट इसमें पुट करना है, तो इस वाले में जब लिमिट पुट करेंगे तो पाई आएगा, और इस वाले में लिमिट पुट करेंगे तो साइन 2 पाई वो भी 0 होता है, और 0 वो भी 0 होता है। इसका मतलब वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा नॉट आर स्क्वायर और इनटू पाई, ये हमारा आंसर है। तो इस अरेंजमेंट का डाइपोल मोमेंट होगा लैम्डा नॉट आर स्क्वायर पाई, और इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। कुछ सवाल बहुत ईजिली हो जाते हैं, जैसे कुछ सवाल बहुत ही ईजिली हो जाते हैं, जैसे हमें कहा जाए कि भाई ऐसा एक अरेंजमेंट है, एक हॉलो स्फीयर का अरेंजमेंट है, तो हमें निकालना है उस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट, ठीक है। हॉलो स्फीयर का एक अरेंजमेंट है, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, तो फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो एक हॉलो स्फीयर का अरेंजमेंट है, एक हॉलो स्फीयर है, और एक हॉलो स्फीयर में हमारा जो चार्ज है दिया हुआ है, तो चाहे सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखिए और चाहे क्यू चार्ज के टर्म्स में लिखिए, तो इस पे इक्वल अमाउंट के चार्ज दिए हैं ऊपर और नीचे। तो इस पे चार्ज जो है, ऊपर जो चार्ज है सरफेस पे वो दिया हुआ है क्यू चार्ज, और जो नीचे सरफेस पे जो चार्ज दिया है वो है माइनस क्यू चार्ज। तो ये माइनस क्यू चार्ज है। ये है क्या, बेसिकली ये एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, और एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का, तो हॉलो स्फीयर है। ऊपर चार्ज प्लस क्यू दिया है, नीचे चार्ज माइनस क्यू दिया है, और इस हॉलो स्फीयर की रेडियस, हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो इसकी रेडियस जो है आर है, हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। तो रेडियस आर का हॉलो स्फीयर है। इसका हमें डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो आपको फिर से दिख रहा होगा कि हॉलो स्फीयर है, रेडियस आर का, टोटल चार्ज 0 दिखाई दे रहा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेगा, ठीक है। हमने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया होगा हॉलो स्फीयर का, जो हेमी स्फेरिकल शेल होता है उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो जैसे मास इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वैसे चार्ज भी इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो जैसे मास इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वैसे चार्ज भी इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम ये मान सकते हैं कि जो ऊपर वाला जो चार्ज है वो सेंटर से, हमें पता है इसका सेंटर मास कहाँ पर होगा, इसका सेंटर मास होगा यहाँ से। अगर हेमी स्फीयर की बात करें तो हेमी स्फीयर का सेंटर मास होता है r/2 डिस्टेंस पे। तो हम इस अरेंजमेंट को मान सकते हैं कि भाई सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे कितने का चार्ज रखा है, प्लस क्यू, और सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे कितने का चार्ज रखा है, माइनस क्यू। तो हम इसको ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये हमने क्या किया, जैसे हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं वैसे हमने ये भी निकाल लिया कि पॉजिटिवली जो चार्ज है उसका सेंटर ये होगा, और नेगेटिवली जो चार्ज है उसका सेंटर ये होगा, ठीक है। तो इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होना चाहिए कितना, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो चार्ज है क्यू और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस है आर, तो इसका डाइपोल मोमेंट होना चाहिए क्यू आर, और डायरेक्शन होनी चाहिए नीचे की ओर, ठीक है। तो बड़ा सिंपल हो गया इस अरेंजमेंट का डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्यू आर और डायरेक्शन नीचे की ओर। अगर ये सॉलिड स्फीयर की जगह, ये सॉरी हॉलो स्फीयर की जगह सॉलिड स्फीयर होता, अगर हॉलो स्फीयर की जगह सॉलिड स्फीयर होता, तो अभी तो हमारा जैसे हॉलो स्फीयर था, मान लेते हैं सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो अगर सॉलिड स्फीयर होता, यहाँ पर सॉलिड स्फीयर होता, सॉलिड स्फीयर, और ऑब्वियस सी बात है सॉलिड स्फीयर होगा तो नॉन कंडक्टिंग की बात करेंगे, चार्ज पूरा वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पूरा वॉल्यूम पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मान लीजिए पूरे ऊपर के पूरे वॉल्यूम पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ऊपर के पूरे वॉल्यूम पे क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और नीचे के पूरे वॉल्यूम पे माइनस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस अरेंजमेंट का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, अगर इस अरेंजमेंट का डाइपोल मोमेंट बताया जाए तो माइनस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम इसको भी ऐसा मान सकते हैं सेंटर ऑफ मास कंसेप्ट से कि हमें हॉलो हेमी स्फीयर का सेंटर ऑफ मास होता है
सेंटर से r/2 डिस्टेंस ऊपर, उसी तरीके से सॉलिड हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास होता है सेंटर से 3r/8 ऊपर। तो जैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह एक जैसा होता है, वैसे यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी जैसे मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वैसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए हम इसको मान सकते हैं कि भाई इसका जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है वो +q, वो सेंटर से कितना ऊपर है, वो सेंटर से 3r/8 ऊपर, और उसी तरीके से जो नेगेटिवली चार्ज इसका सेंटर है वो भी 3r/8 सेंटर से नीचे। तो -q और +q का, तो ये डायपोल हमें दिख गया। तो एक डायपोल है जिसमें दो चार्ज है q के, और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है 3r/8 + 3r/8 3r/4। तो इस डायपोल का डायपोल मोमेंट हो गया कितना q × 3r/4, और डायरेक्शन क्या होगी नीचे की ओर। तो इस अरेंजमेंट का डायपोल मोमेंट इतना हुआ। तो इस तरीके से हम डिफरेंट अरेंजमेंट के डायपोल मोमेंट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि किसी डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो किसी डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो फील्ड ड्यू टू अ डायपोल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल, ठीक है। फील्ड एंड पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, फील्ड एंड पोटेंशियल दोनों ही निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ डायपोल। तो एक डायपोल के लिए फील्ड और पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सब पूरा मैथमेटिकल है। तो एक हम बोलते हैं कि एट एक्सियल पॉइंट, तो एट एक्सियल पॉइंट मतलब कि डायपोल के एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, फील्ड कैसे निकालेंगे। तो पहले एक डायपोल बनाते हैं। तो एक डायपोल होता है क्या है, एक अरेंजमेंट जिसमें दो चार्ज होते हैं, -q का और +q का, दो इक्वल अमाउंट के चार्ज बहुत ही स्मॉल सेपरेशन पे सेपरेटेड होते हैं। और जो डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं वो हम सेंटर से करते हैं, पहले ही लिखवा चुका हूँ मैं। तो ये हमें एक्सिस, डायपोल के एक्सिस ये है, और एक्सिस पे कोई पॉइंट P है, इस पे डायपोल मोमेंट निकालना है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पे डायपोल मोमेंट निकालना है, ठीक है। डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है फ्रॉम सेंटर। तो लेट सपोज कि जो सेंटर है, इस सेंटर से जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, उसकी डिस्टेंस r है, ठीक है। सहूलियत के लिए, अभी हम सहूलियत के लिए लिख रहे हैं कि दोनों चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 2a। तो a वाला ये है इस नेगेटिव चार्ज से सेंटर के बीच का डिस्टेंस, और a डिस्टेंस ये है इस सेंटर से इस पॉजिटिव चार्ज के डिस्टेंस। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज से जो p की डिस्टेंस होगी, जो पॉजिटिव चार्ज से जो p की डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से जो p की डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस a है। तो पॉजिटिव चार्ज से p की डिस्टेंस हो जाएगी r - a, और नेगेटिव चार्ज से जो p की डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज से p की डिस्टेंस हो जाएगी, ये डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस r है, और ये एडिशनल में a है, तो ये r + a हो जाएगा। तो दिख रहा है कि भाई पॉजिटिव चार्ज p के पास है, तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड डोमिनेट करेगा एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज p से दूर है। दो पॉइंट चार्ज है, दोनों की फील्ड लिख के हमें वेक्टोरियली ऐड करना है। तो अगर p पॉइंट पे फील्ड लिखें तो p पॉइंट पर फील्ड होगा, एक तो लिखते हैं फील्ड ड्यू टू +q चार्ज। तो फील्ड ड्यू टू +q चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज का अमाउंट q अपॉन 4πε0 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो +q से इस पॉइंट चार्ज के डिस्टेंस r - a, तो r - a का होल स्क्वायर एक पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड, और +q की फील्ड होती है अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी। और उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज q की जो फील्ड होगी, नेगेटिव चार्ज q की फील्ड होगी कितना, q अपॉन 4πε0, और डिस्टेंस कितना है, तो नेगेटिव चार्ज का यहाँ से डिस्टेंस r + a, तो r + a का होल स्क्वायर,
और नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो होती है टूवर्ड्स द चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज की टूवर्ड्स द चार्ज। तो ये दो वेक्टर को हमें ऐड करना है। दो वेक्टर का हमारा जो एडिशन होगा वो दो वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। इसमें से कौन सा बड़ा है तो दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये प्लस क्यू वाला बड़ा है, तो ये डोमिनेट करेगा। ठीक है, तो नेट फील्ड अगर लिखें तो नेट फील्ड हमारे पास हो जाएगी ई एट पी। नेट फील्ड हम लिखें तो ई एट पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और माइनस इसको हमने प्लस कर दिया, क्यों, क्योंकि ये वाली डोमिनेट कर रही थी, तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये नेट फील्ड होगी। और ऑब्वियस सी बात है कि डोमिनेट कर रही है ये वाली फील्ड, तो पॉजिटिव इसको लिखा है तो नेट पॉजिटिव ही बचेगा, तो डायरेक्शन होगी ये। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसमें क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। बचा कितना, बचा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। और डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन है राइट हैंड साइड, तो डायरेक्शन है राइट हैंड साइड। इसको फिर से सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया ई पी, पी पॉइंट पर, और पी पॉइंट इज एक्सियल पॉइंट, मतलब डायपोल के एक्सेस पे वो पॉइंट है। पी पॉइंट इज एक्सियल पॉइंट, ये पहले लिखा हुआ है एट एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट बोले तो डायपोल के एक्सेस पे कोई पॉइंट है, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो ई पी इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करिए, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। डायरेक्शन अलोंग एक्सिस, तो ये इसकी डायरेक्शन हो गई। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, या फिर यहाँ से 2r ए और यहाँ से माइनस 2r ए बचा रहेगा, तो 4r ए हो गया। तो वैल्यू हो गई कितनी, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4r ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेज टू द पावर 2, और डायरेक्शन अलोंग एक्सिस। ठीक है, अगर इस डायपोल के डायपोल मोमेंट की बात करिए तो इस डायपोल का डायपोल मोमेंट होता है क्या है, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू q है और सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इस केस में हमने कितना माना 2a, ताकि सवाल अच्छे से लिखा जा सके। तो q इंटू 2a इज डायपोल मोमेंट। इसका मतलब q इंटू 4a इज इक्वल टू 2p। इसका मतलब q इंटू 4a इज इक्वल टू 2p, क्योंकि 2qa इज इक्वल टू p, तो यहाँ 4qa लिखा है तो 2p, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कितना, 2p r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, यहाँ पर डायपोल की जो सेपरेशन होती है बहुत स्मॉल होगी। इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब होगा आर जो है हमारा बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू ए। तो आर बहुत ही ज़्यादा बड़ा एज़ कम्पेयर टू ए, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डायपोल क्या होता है, डायपोल एक होता है अरेंजमेंट जिसमें दो इक्वल अमाउंट के चार्ज और ऑपोजिट नेचर के चार्ज बहुत ही स्मॉल सेपरेशन पे रखे हुए होते हैं। ठीक है, ऐसा बार बार क्यों करें भाई, इसको डायपोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें एक मटेरियल का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में चेक करना है, या मटेरियल कैसा बिहेव करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में वो देखना है। तो मटेरियल के अंदर होते क्या है, बेसिकली मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स में ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो एक एक मॉलिक्यूल को हमने क्या बोला है, डायपोल जैसा बोला है कि भाई एक मॉलिक्यूल डायपोल है। एक मॉलिक्यूल के पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मॉलिक्यूल का एक प्रोटॉन का पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होगा, एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिवली चार्ज सेंटर होगा, और ये कुछ दूर सेपरेटेड होंगे, लेकिन वो सेपरेशन इन केस ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ही स्मॉल होगी। इसका मतलब जो सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस है इज टू मच स्मॉल एज कम्पेयर टू आर। तो हम इसको आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर को ले सकते हैं कितना, इसको नेग्लिजिबल एज्यूम करेंगे तो ये आर रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, और एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो डायपोल की जो फील्ड होती है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो डायपोल की जो फील्ड होगी, डायपोल की फील्ड होगी एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट पे जो डायपोल की फील्ड होगी, वेक्टर ई इज इक्वल टू 2p और आर क्यू। 2p और आर क्यू, यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ठीक है। तो 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। डायरेक्शन आप देखिए, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की आ रही है इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन अलॉन्ग एक्सेस है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग डायपोल मोमेंट वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन में आ रही है वो डायरेक्शन डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे ऐसा लिख दें कि 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। याद रखना है पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है, और डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। ये दिमाग में रखना है। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड kq/r² होती है, और डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया एक्सियल पॉइंट, इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया हमारा, मान लेते हैं, अच्छा इस पर पोटेंशियल अगर निकालना है तो ये तो हमारा फील्ड हो गया। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन भी देख लेते हैं। अगर पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, बहुत आसान है पोटेंशियल कैलकुलेट करना। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की, अब हम क्या करते हैं पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पोटेंशियल लिखना है, तो दो चार्ज पार्टिकल है उनकी वजह से पोटेंशियल लिखना है। तो एक चार्ज पार्टिकल जो पॉजिटिव वाला चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल होगा एट पॉइंट P ड्यू टू V प्लस Q, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, और r इस बार r माइनस k, और जो नेगेटिव वाले चार्ज की पोटेंशियल होगी वो होगा -V माइनस Q, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, r ये है। तो टोटल पोटेंशियल अगर लिखें तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q, या इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैंसिल हो गया। नेगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है, तो आपको याद रखना है ये वाला पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ठीक है। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, कॉमन हो गया, बचा कितना 1/r माइनस a और -1/r प्लस a, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू होगी Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस a माइनस r प्लस a अपॉन r² माइनस a², ठीक है। यहाँ कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी केस में डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ से देखिए ये r कैंसिल हो गया, वैल्यू आई कितनी 2 टाइम्स Q इंटू a और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² माइनस a², ठीक है। अगेन r के कंपैरिजन में a बहुत नेग्लिजिबल है। a क्यों नेग्लिजिबल है आपको पता ही है, वो चार्जेस के बीच की सेपरेशन है। तो r² माइनस a² को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, r², और 2qa यहाँ पर जो लिखा हुआ है, 2qa जो लिखा है दैट इज डायपोल मोमेंट का अमाउंट, डायपोल मोमेंट वेक्टर का अमाउंट। तो v एट p इज इक्वल टू कितना हो गया 2qa p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो डायपोल मोमेंट का फील्ड ये हो गया, और डायपोल की फील्ड एक्सियल पॉइंट पे ये होगी, और डायपोल का पोटेंशियल एक्सियल पॉइंट पे हो गया p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो ये पोटेंशियल और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। दूसरा देखते हैं, और भी, क्योंकि ये तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है तो और भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाले अगर, तो दूसरा हमारा बी पार्ट है, बी इज एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल पॉइंट किसे कहते हैं कि डायपोल के जो एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन हो, या डायपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन हो, डायपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन और सेंटर से डायपोल के पास करने वाले प्लेन को इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, और दो चार्ज पार्टिकल जो है
वो बहुत ही स्मॉल सेपरेशन पे रखे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं डायपोल का एक्सिस। तो डायपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन है, डायपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर ये प्लेन हुआ, लेकिन इसकी कंडीशन होनी चाहिए कि ये प्लेन कहाँ से पास हो, ये प्लेन उसके सेंटर से पास हो। तो इस प्लेन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये प्लेन हमारा क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन, इसको बोलते हैं प्लेन। तो ये हमारा जो प्लेन है ये सेंटर से पास होना चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होना चाहिए। तो दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड एट द सेम टाइम एंड पासिंग थ्रू सेंटर, एंड पासिंग थ्रू सेंटर। तो सेंटर से पास होने वाला प्लेन जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस हो, ऐसे प्लेन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। इस इक्वेटोरियल प्लेन के किसी पॉइंट पर अगर हमें डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो एक पॉइंट ले लेते हैं, एक पी पॉइंट लेते हैं। इस पी पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है और मान लेते हैं डायपोल, जो कि डिस्टेंस मेजरमेंट होता है कहाँ से, सेंटर से। तो मान लेते हैं सेंटर से इसकी डिस्टेंस आर है। तो सहूलियत के लिए हमने माना है इस बार कि डायपोल के बीच का जो सेपरेशन है वो 2a है, मतलब नेगेटिव चार्ज से सेंटर के बीच की डिस्टेंस a एंड पॉजिटिव चार्ज से सेंटर के बीच की डिस्टेंस भी a है। इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो एक 2 पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड निकालना है। तो 2 पॉइंट चार्ज के लिए फील्ड निकालेंगे, तो एक हो गया पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एक हो गया नेगेटिव पॉइंट चार्ज। और फील्ड लिखने के लिए हमें क्या होता है, Q/4πε0r², मतलब सेपरेशन उस पॉइंट से चार्ज पार्टिकल की पता होनी चाहिए। अब चूंकि ये a है, ये r है, तो ये वाली सेपरेशन कितनी हो जाएगी, ये वाली सेपरेशन हो जाएगी √r² + a²। सिमिलरली ये वाली सेपरेशन भी कितनी हो जाएगी, ये वाली सेपरेशन हो जाएगी कितना, √r² + a²। पी पॉइंट कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं कहाँ पर है, वो इक्वेटोरियल प्लेन में। और इक्वेटोरियल प्लेन कैसा डिफाइन किया गया है, एक्सिस के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा और सेंटर से जो पास होगा, इस प्लेन के किसी भी पॉइंट पर, इस प्लेन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये प्लेन किसी भी पॉइंट पर, इस प्लेन के बस सेंटर से ही चारों डायमेंशन में, मतलब चारों डायरेक्शन में, मतलब एक ऐसा समझिए, एक डिस्क टाइप समझिए, मतलब किसी भी डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है ये प्लेन ऐसा है तो सेंटर से यहाँ पे निकालिए, चाहे 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 सेंटर से यहाँ पे। इस प्लेन के किसी भी पॉइंट पे अगर हम फील्ड निकालते हैं तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो एक पॉइंट चार्ज की फील्ड होती है KQ/r²। तो दोनों के डिस्टेंस सेम है, दोनों के चार्ज सेम है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव वाले चार्ज की फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो ये हमारा कह देते हैं E, और E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है E की वैल्यू हो जाएगी Q/4πε0 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस ये है तो r² + a²। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, तो जैसा मैंने डिनोट किया है अवे फ्रॉम द चार्ज है। उसी तरह से नेगेटिव चार्ज की फील्ड होती है टूवर्ड्स चार्ज, तो इसका मतलब दूसरी वाली फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, दूसरे चार्ज पार्टिकल की वजह से जो फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और उसका भी अमाउंट उतना ही होगा क्योंकि चार्ज का अमाउंट भी उतना है और डिस्टेंस का अमाउंट भी उतना है, तो ये भी उतना ही होगा। ठीक है, अब नेट फील्ड पी पॉइंट पर कैसे निकालना है, नेट फील्ड इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। दोनों वेक्टर इक्वल अमाउंट के वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर इक्वल अमाउंट के वेक्टर हैं। इनको जोड़ के देखते हैं। लेट सपोज कि ये एंगल थीटा है, लेट सपोज ये एंगल थीटा है, तो बाय सिमेट्री आप कहोगे ये एंगल भी थीटा होगा। अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। इसका मतलब इस E का जो कॉस कॉम्पोनेंट होगा वो इधर आएगा, कितना, E cos थीटा, और इस E का जो साइन कॉम्पोनेंट आएगा वो किधर आएगा, ऊपर की ओर, E sin थीटा। उसी तरीके से इस E का, नीचे वाले E का जो कॉस कॉम्पोनेंट आएगा वो इधर आएगा, कितना, E cos थीटा, और नीचे वाले का जो साइन कॉम्पोनेंट आएगा वो किधर आएगा, नीचे की ओर, E sin थीटा। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि E sin थीटा और E sin थीटा एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और जोड़ के आएगा कितना, फील्ड नेट 2E cos थीटा, डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो E अगर P पे लिखें तो EP इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, EP इज इक्वल टू 2E cos थीटा, जहाँ पर E क्या है और थीटा क्या है वो इस फिगर में दिखाया गया है, और डायरेक्शन होनी चाहिए इधर। तो ये डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया है, तो डायरेक्शन मेंशन कर दिया है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब E की वैल्यू लिखते हैं और cos थीटा की वैल्यू लिखते हैं। तो E कितना हो गया, E इज इक्वल टू Q/4πε0 r² + a²
और 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स इनटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज ए अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस आ रही है, और ये पी पॉइंट कौन सा प्लेन में, इक्वेटोरियल प्लेन में, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड ऑन पोजीशन। तो यहाँ पर इस डायपोल का डायपोल मोमेंट भी कितना होगा आपको पता है। इस डायपोल का डायपोल मोमेंट अगर लिखा जाए तो डायपोल का डायपोल मोमेंट कैसे डिफाइंड है, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, तो Q इंटू 2a इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट ऑफ दिस डायपोल। तो यहाँ पर दिख रहा है 2QA, तो इसको हम P लिख सकते हैं, तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1/2 है, 3/2 इतना आएगा, और डायरेक्शन हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, अगेन चूँकि सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज मच स्मॉलर देन सेपरेशन ऑफ पॉइंट फ्रॉम द डायपोल, क्योंकि डायपोल में जो चार्जेस के बीच की सेपरेशन होती है बहुत ही छोटा है। क्यों छोटा है 10 बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में ए को नेग्लिजिबल एज्यूम कर सकते हैं एज कम्पेयर टू आर, तो ये सीधे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर रेस हुआ 3/2 तो आर क्यूब बन गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू कितना हो गया, पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आर क्यूब, और डायरेक्शन इधर। अब इस वाली डायरेक्शन को गौर करिए, हमें पता है कि डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग आती है, मतलब राइट हैंड साइड आई है। ये है डायरेक्शन ऑफ क्या, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर, ये है डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर। तो डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन ये है। ठीक है, लेकिन हमारी जो डायरेक्शन आई है ये एग्जैक्टली इसके उल्टा आई है। डायपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है राइट हैंड साइड और हमारी डायरेक्शन है लेफ्ट हैंड साइड। तो हम इसको अगर पी में मर्ज करने की कोशिश करें तो बेसिकली ये डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट वेक्टर के ऑपोजिट। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट ब्रॉड ऑन पोजिशन और इक्वेटोरियल पोजिशन इज -P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट ब्रॉड ऑन पोजिशन या इक्वेटोरियल पोजिशन इज इक्वल टू -P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आर क्यूब। पी वेक्टर में लिखेंगे तो पी वेक्टर में ये हमारा फॉर्मूला बना डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड एट ब्रॉड ऑन पोजिशन। तो ब्रॉड ऑन पोजिशन अगर हम पोटेंशियल निकालने की कोशिश करें तो पोटेंशियल कैसे निकालना है। पोटेंशियल है दो चार्ज पार्टिकल की वजह से पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो पोटेंशियल अगर पी पॉइंट पे लिखेंगे तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल दो चार्ज पार्टिकल की वजह से होगा। एक चार्ज पार्टिकल होगा प्लस क्यू का, तो वी एट पी ड्यू टू प्लस क्यू। जब इसकी वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो आर कितना हुआ √R² प्लस ए स्क्वायर। ये हुआ पॉजिटिव चार्ज वाले की वजह से। और जब नेगेटिव चार्ज वाले की वजह से लिखेंगे तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो -Q सेम चार्ज सेम डिस्टेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √R² प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल ड्यू टू बोथ द चार्जेस V एट P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V प्लस Q और प्लस V माइनस Q। जब जोड़ेंगे दोनों को तो दोनों इक्वल अमाउंट के हैं, ऑपोजिट नेचर के हैं, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल होता है V एट P इज इक्वल टू वो 0 होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे हैं किसके लिए, एक डायपोल के लिए। डायपोल का दो तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, मतलब दो पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। एक तो डायपोल के एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एक प्लेन जो डायपोल के सेंटर से पास होता है और डायपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर है, जिसका नाम दिया है इक्वेटोरियल प्लेन। उस प्लेन के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये निकालिए। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर समय इन्हीं दो डायरेक्शन में निकाला जाए। तो नॉर्मल अगर निकालें तो नॉर्मल किसी भी पॉइंट पर अगर हम निकालने की कोशिश करें कि भाई यार जनरल पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट।
तो यहाँ पर तो दो स्पेसिफिक डायरेक्शन में कह लो या दो स्पेसिफिक टाइप्स के जो पॉइंट हैं उन पे हमने निकाला है। एक एक्सिस पे लाई करेगा और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पोजीशन पे लाई करेगा। लेकिन अगर हमें कहा जाए कि भाई जनरल पॉइंट पे बताइए, तो फील्ड और पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, फील्ड एंड पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट। ठीक है, पहले तो एकदम सिंपल तरीका है। अगर जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, जनरल पॉइंट की डिस्टेंस मान लेते हैं r है और डायपोल से वो थीटा एंगल बना रहा है जनरल पॉइंट, तो एक लाइन का है ये। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक डायपोल है, इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से भी प्रूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले सिंपलेस्ट जो तरीका है वो है, एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट वेक्टर p है और डायपोल से r डिस्टेंस पे, अब ये जो है r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट p है, इस पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। जो सेंटर से मेजरमेंट होता है, तो सेंटर से मेजरमेंट है, ये थीटा एंगल पे है, ये r है। तो जनरल पॉइंट हो गया p, r थीटा के टर्म्स में जनरल पॉइंट हो गया। r को कितना भी बड़ा कर सकते हैं और थीटा को किसी भी एंगल पे ले सकते हैं। जैसे थीटा 0 हुआ तो क्या बन जाएगा, एक्सियल पॉइंट बन जाएगा। थीटा 90 हुआ तो क्या बन जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट बन जाएगा, और r की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये हमारा डायपोल के लिए जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस डायपोल को रिजॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि डायपोल का जो डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस डायपोल को हम दो डायपोल में रिजॉल्व कर लेते हैं। तो एक हमने डायपोल में रिजॉल्व किया, हमने कहा कि भाई इसको हम मानते हैं ये दो डायपोल्स का अरेंजमेंट है, तो इसको मानते हैं दिस इज अरेंजमेंट ऑफ, या दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायपोल्स। इसको मानते हैं कि दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायपोल्स। तो ये दो डायपोल्स का अरेंजमेंट है, और अगर ये दो डायपोल्स इससे तोड़ के बना लेते हैं तो उसके बाद जो फील्ड लिखना है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस डायपोल का जो डायपोल मोमेंट है इसको दो डायरेक्शन में तोड़ लेते हैं। तो पहले तो इसका हमारा ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, इसको इस डायरेक्शन तोड़ते हैं। तो एक डायपोल हमारा आ गया नंबर 1 डायपोल, ये आ गया नंबर 1 डायपोल। तो नंबर 1 डायपोल, ये नंबर 1 डायपोल, तो इसको बोल देते हैं P1। और नंबर 1 डायपोल में अगर इसको रिजॉल्व करेंगे तो P1 की वैल्यू हो जाएगी P cos थीटा। ठीक है, और दूसरा, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमने ब्रेक कर लिया, दूसरा हुआ नंबर 2 डायपोल। तो ये हुआ हमारा नंबर 2 डायपोल। तो हमने उसी डायपोल को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ब्रेक कर लिया और ओरिजिनल डायपोल को भूल गए, क्योंकि ओरिजिनल डायपोल जो है उसका जो इफेक्ट होगा, और उसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड कर लें, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लें, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही तो ये बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लें और अलग अलग कंपोनेंट का इफेक्ट को देखें, तो जो अलग अलग कंपोनेंट का इफेक्ट का सम होगा वो ओरिजिनल की वजह से ही होना चाहिए। तो इसको हमने कहा भाई दो डायपोल का ये अरेंजमेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायपोल, एक हुआ P1 और एक हुआ P2। और P2 की वैल्यू कितनी होगी, अगर P1 की वैल्यू होगी P1 की वैल्यू होगी P cos थीटा, तो P2 की वैल्यू हो जाएगी P sin थीटा। ठीक है, तो पॉइंट P इज एक्सियल पॉइंट फॉर डायपोल P1 एंड पॉइंट P इज इक्वेटोरियल पॉइंट फॉर डायपोल P2। और एक्सियल के लिए निकालना आता है और इक्वेटोरियल के लिए निकालना आता है, तो दोनों ही निकालेंगे। तो पॉइंट P इज एक्सियल पॉइंट फॉर क्या, P1 एंड फॉर डायपोल P1 एंड फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट, ये हमें पता है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा है। इसका मतलब EP ड्यू टू P1 इज इक्वल टू होना चाहिए कितना, 2P1 अपॉन 4πε0 R3। और P1 की वैल्यू कितनी होगी और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स R। हर समय जो एक्सिस पे
जो एक्सिस पे पॉइंट होता है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है अलोंग डाइपोल मोमेंट वेक्टर। तो यहाँ पर तो हम सिर्फ किसके लिए लिख रहे हैं, P1 के लिए। तो जो P1 की डायरेक्शन है वही डाइपोल मोमेंट की वेक्टर की डायरेक्शन होगी। इसका मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं 2P1 या फिर लिख सकते हैं इसको कितना 2P1 इज P cos थीटा, तो 2P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब एंड डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ P1 दैट इज P1 की डायरेक्शन क्या है, P1 की डायरेक्शन ये है, तो इसको हम कह देते हैं भाई ये आर कैप डायरेक्शन है, ये आर की डायरेक्शन है। तो आर कैप बोलो, डायरेक्शन ऑफ आर कैप या डायरेक्शन ऑफ P1 एक ही चीज़ है, तो ये डायरेक्शन ऑफ आर कैप। तो एक डायपोल के लिए हमने डायपोल मोमेंट, एक डायपोल के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू P पॉइंट पे निकाल ली। बचा दूसरा डायपोल, तो पॉइंट P इज इक्वेटोरियल पॉइंट फॉर डायपोल P2। तो पॉइंट P is equatorial point for dipole P2. Point P is equatorial point for dipole P2. तो E at P due to P2, ये due to P1 लिखा है, और E at P due to P2 डायपोल is equal to, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे किसी डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का तरीका हमें पता है, तो वो होता है क्या, माइनस ऑफ P2 अपॉन कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ठीक है, या P2 की वैल्यू कितना है, P2 की वैल्यू P साइन थीटा, तो ये कितना हो गया P साइन थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो डायपोल मोमेंट वेक्टर के ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, और किस डायपोल के लिए लिख रहे हैं, तो P2 के लिए लिख रहे हैं, तो P2 का ऑपोजिट ये डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब जो दूसरा हमारा कंपोनेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ये किस डायरेक्शन में आएगा, P2 का ऑपोजिट आएगा, तो ये P2 का ऑपोजिट आ गया। तो ये हमारा, इसको कुछ भी कह दो, थीटा कैप डायरेक्शन कह दो, तो ये हमारा हो जाएगा थीटा कैप डायरेक्शन। जैसे थीटा बढ़ रहा है तो थीटा कैप डायरेक्शन, ये दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फील्ड आ गई। तो नेट फील्ड एट P, चूँकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो नेट फील्ड एट P, पहली फील्ड का अमाउंट ये है, दूसरी फील्ड का अमाउंट ये है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और दो परपेंडिकुलर चीज़ों को अगर ऐड करना है तो दोनों का स्क्वायर करके, सम करके स्क्वायर रूट लेते हैं। तो नेट फील्ड एट P आ जाएगा कितना, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, इसका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लेना है, तो P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, तो दोनों में है तो कॉमन हो गया। बाकी इसको स्क्वायर किया तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें जो एक साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ के बन जाएगा 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, E एट P इज 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो जनरल आर थीटा पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट इतना होता है, जनरल आर थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट होता है इतना। डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन लिखी जाए तो डायरेक्शन मान लेते हैं कि भाई ये दो वेक्टर हैं, नेट फील्ड के दो वेक्टर आए, तो डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, तो ये डायरेक्शन ये हो गया। तो ये ई नेट की डायरेक्शन, ई नेट, और लेट सपोज नेट जो है ये अल्फा एंगल बनाता है विथ आर वेक्टर। तो अगर अल्फा की वैल्यू लिखा जाए तो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। परपेंडिकुलर बोले तो थीटा कैप वाला, बेस हुआ बोले तो आर कैप वाला, डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा tan थीटा बाई 2, tan थीटा बाई 2। ठीक है, थीटा क्या है, थीटा है जो हमने एंगल लिया उसके हिसाब से। इसका मतलब हम लिख सकते हैं जो एंगल आएगा वो एंगल होगा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ये होगा एंगल विथ क्या, आर वेक्टर, या एंगल विथ आर वेक्टर, ये हो जाएगा एंगल विथ आर वेक्टर, विथ आर का। या अगर कहा जाए भाई इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर के साथ क्या एंगल है, तो थीटा ये एंगल है, ये एंगल थीटा है,
आर कैप का यहाँ से एंगल कितना है, थीटा है, तो इसका हो गया थीटा प्लस अल्फा। तो डायपोल मोमेंट के वेक्टर के साथ एंगल कितना है, तो एंगल फ्रॉम डायपोल मोमेंट वेक्टर इज थीटा प्लस अल्फा, या थीटा प्लस अल्फा इज tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। ये एंगल है विथ डायपोल मोमेंट वेक्टर, विथ डायपोल मोमेंट वेक्टर। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट वेक्टर के साथ एंगल पता चल गया। जो डिस्टेंस वाला वेक्टर है, मतलब जिस पोजीशन पे हमने निकाला है, मतलब आर कैप के साथ एंगल पता चल गया या डायपोल मोमेंट वेक्टर के साथ एंगल पता चल गया, तो ये वो एंगल है और ये वो अमाउंट है। क्रॉस चेक करना है, कर लीजिए। जैसे अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 रखें, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 रखें, मतलब वो थीटा एक्सियल पॉइंट होगा। अगर थीटा इज इक्वल टू 0 रखें तो वो थीटा एक्सियल पॉइंट होगा। थीटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा cos 0, वैल्यू होती है 1 इंटू 3 3 प्लस 1 4 का स्क्वायर रूट 2, आंसर इज 2p/4πε0r3। और डायरेक्शन भी थीटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो अलॉन्ग एक्सेस आती है, तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 रख दिए तो ये 0 हो गया। यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो tan थीटा मतलब 0 बन जाएगा, उसका tan इनवर्स भी 0 हो जाएगा, तो एंगल इज 0। ठीक है, अगर इसको इक्वेटोरियल पॉइंट ले जाएं तो इक्वेटोरियल पॉइंट के केस में थीटा कितना हो जाता है, थीटा 90 हो जाता है। अगर हम 90 रखें, फॉर्मूला हमको पता है, या 90 रखिए, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, आंसर इज p/4πε0r3। ठीक है, अगर यहाँ पर हम थीटा इज इक्वल टू 90 रखें, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 रखें तो आंसर देखते हैं क्या आता है। थीटा इज इक्वल टू 90 रखें मतलब π/2 ये हो गया। यहाँ पर थीटा 90 रखें, tan π/2 वैल्यू इन्फिनिटी का tan इनवर्स अगेन π/2 प्लस π/2 पाई। इसका मतलब इस बार एंगल कहाँ से, इस बार एंगल डायपोल मोमेंट वेक्टर से पाई एंगल पे है। पाई एंगल पे होता है, ऑपोजिट होता है। तो इस तरह से किसी भी जनरल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो पोटेंशियल ड्यू टू P1 कितना हो जाएगा। पोटेंशियल अगर हमें कैलकुलेट करना है तो पॉइंट P इज एक्सियल पॉइंट फॉर डायपोल एंड उसके लिए जो पोटेंशियल लिखना है तो वो पोटेंशियल हो जाएगा कितना, एक्सियल में पोटेंशियल पता है, एक्सियल में पोटेंशियल होता है कितना, P/4πε0r²। अभी तो लिखा था एक्सियल पे, तो P1/4πε0r², ये हुआ पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू P1, और पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू P2, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू P2, तो P2 हमारा हमें पता है, P2 के लिए पॉइंट P क्या है, ब्रॉड ऑन पोजीशन है या इक्वेटोरियल पोजीशन है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 हो गया। और P1 की वैल्यू इटसेल्फ क्या है, P cos थीटा, इसका मतलब पोटेंशियल हुआ P cos थीटा अपॉन r²। अगर टोटल पोटेंशियल, टोटल फील्ड ये लिखा हुआ है, अगर टोटल पोटेंशियल लिखें तो टोटल पोटेंशियल क्या है, टोटल फील्ड का एक्सप्रेशन ये, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है, और कैसे निकाला है वो भी दिमाग में रखना है। अगर टोटल पोटेंशियल लिखा जाए तो टोटल पोटेंशियल इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल हुआ V इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन में ये तो 0 है, P cos थीटा, तो V इज इक्वल टू P ड्यू टू P1 और प्लस V एट P ड्यू टू P2, तो वैल्यू आ जाएगी कितना, P cos थीटा अपॉन r²। तो पोटेंशियल 4πε0। तो 4πε0r²। तो नेट पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट, जनरल r थीटा ये होता है, नेट पोटेंशियल एट जनरल r थीटा ये, नेट फील्ड एट जनरल r थीटा ये। इसमें भी आप चेक कर सकते हैं, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 रखा जाए तो वो एक्सियल पॉइंट होगा, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो P/4πε0r²। थीटा इज इक्वल टू 90 रखा जाए तो वो इक्वेटोरियल पॉइंट होगा, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोजीशन 0 होता है, तो cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो पोटेंशियल, इस तरह से हमने क्या सीखा कि एक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूले हैं, वो सब आपको याद रखना है।